मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और साथ-साथ आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तु कुंडली में आप का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, भाई कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जब आपका नंबर आएगा मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। ये हमेशा मैं बताता हूं, यहाँ पर काल सदोष पितरोस की पूजा की जाती है। वीडियो मैं सिर्फ लगन कुंडली से बनाता हूं, बाकी सटीक भविष्य फल वर्ग कुंडली से भी होता है। मैं उसके लिए पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिकाएं हाथ से लिखी हुई इतनी लंबी हो जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। किसी का भी विवाह आदि का मुहूर्त या गुण मिलान के लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके मैं उसका भेज देता हूं। दर्शकों, आज मेरे पास एक ऐसी कुंडली आई है, वो कहता है, और ऐसे बहुत से भी कहते हैं, और आपने भी अपने में सुना होगा कि जब किसी को कुंडली आप दिखाते हो, किसी पंडित जी को भी या किसी आचार्य को भी दिखाते हो, वो उपाय आदि बताते हैं, और फिर जब उपाय नहीं काम करते तो आपका जो मन होता है वो आप समझ सकते हैं कैसा होता है। मैं उसके लिए एक रेस्पेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करूंगा। और ज्योतिष विद्या उपहास का कारण बन जाती है। वो कह देते हैं कि यार ऐसे ही ज्योतिष विद्या। दर्शकों, ज्योतिष विद्या ऐसे ही नहीं है। ज्योतिष विद्या गूढ़ ज्ञान है। ज्योतिष प्रकाश है जो आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन यह भी है, आपको कर्म फल तो भोगना ही है। फिर भी कुछ योग कुंडली में ऐसे होते हैं जो कि उन दोषों का, उन अशुभ योगों का सामान्य उपाय से कभी भी उसका प्रभाव नहीं खत्म नहीं हो सकता, और जातक को बलि का बकरा बनना पड़ता है। कैसे योग, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये कुंडली है, 12 भावों की कुंडली है। द्वादश भाव में राहु और अष्टम भाव में राहु हो, द्वादश भाव में राहु हो, अष्टम भाव में राहु हो, परम पितृदोष है। लग्न छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, परवल पितृदोष है। दर्शकों, एक ग्रह से ज्यादा नीच ग्रह होने ना हो। दर्शकों, गुरु अपनी नीच राशि में हो और सूर्य अपनी नीच राशि में छठे में हो, अष्टम में हो, द्वादश भाव में हो, चंद्र राहु का ग्रहण योग हो, मंगल शनि की युति हो, अंगारक योग, मंगल राहु का अंगारक योग, ये इस प्रकार के योग हैं। आपके साधारण उपाय से उनका कोई भी प्रभाव आपको नहीं मिल सकता। आपने जितना दान किया होगा, आपने जो जप किए होंगे, लेकिन जो उसके लिए सही उपाय है वो नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। और वो भी सही उपाय किसी पंडित या आचार्य के बस की बात नहीं है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसका वही उपाय करना पड़ेगा। दूसरा, एक और भी चीज मैं बता देता हूं कि रोग साध्य है या असाध्य है, या दृढ़ है या अदृढ़ है, उसकी भी मैं बात बता देता हूं आगे बताने से पहले। कि किसी भी भाव का जब हम फल देखते हैं, उसका आप मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। मैं आपको तोते की तरह बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। मान लिया प्रथम भाव है, प्रथम भाव ये भाव है। अब इससे संबंधित हमको शुभ प्रभाव देखना है तो प्रथम भाव को देखना पड़ेगा, उस भाव की क्या स्थिति है। दूसरा, भावेश, उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी की क्या स्थिति है, और उसका कारक यानी भाव, भावेश, जो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में प्रथम भाव बनता हो तो प्रथम भाव, भावेश, उसका स्वामी। आप जो यहां राशि रखी है, एक रखिए तो मंगल, दो रखिए तो शुक्र, तीन रखिए तो बुध, मतलब इस तरह से चार रखा है तो चंद्रमा। तो भाव और भावेश दो चीज हो गई। दूसरा है इस भाव का कारक। कारक बोलो तो मैं आपको एक साधारण भाषा में बता देता हूं, भाई इस भाव का स्वामी, वास्तव में स्वामी कौन है, ऐसा आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। तो प्रथम भाव में अगर आप प्रथम भाव को देख रहे हैं, जो आपकी राशि आई है उसका स्वामी प्रथम भाव, और प्रथम भाव का कोई भी आपकी लगन की कुंडली हो, प्रथम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। तो मेरा कहने का मतलब भाव, भाव का स्वामी और प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। भाव लगन का भाव, भावेश जो आपकी राशि आई उसका स्वामी, और कारक सूर्य होता है। इन तीनों की स्थिति अगर गड़बड़ है
तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए, यहां पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, नवम भाव, ये नवम भाव है। आपकी राशि यहां कोई भी आई हो, नवम भाव नवमेश, नवमेश कौन बना? जो राशि यहां आई है उसका स्वामी नवमेश, और कारक कौन हुआ? गुरु। तो यानी नवम भाव का स्वामी और उसका कारक गुरु, अगर तीनों की स्थिति खराब है तो आपके साधारण उपाय काम नहीं करेंगे। आगे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, दसम भाव, जो कि हमेशा चाहिए। क्यों? लगन का भाव, नवम भाव, भाग्य भाव, दसम भाव सबको चाहिए, इसलिए मैं मोटे तौर पर बताता हूं। दसम भाव की क्या स्थिति है, उसमें ग्रहों का क्या प्रभाव है, और आपका दसमेश किस स्थिति पे है, और दसम भाव के कारक है सूर्य है, बुध है, गुरु, शनि है, इनकी क्या स्थिति है, तो भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा क्या उपाय किया जाए। अगर ये तीनों ही अशुभ स्थिति में है तो सामान्य उपाय काम नहीं करेंगे। तो मैंने बताया पंचम भाव देख ले, ये पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। उस भाव का स्वामी कैसा है, भाव पर क्या दृष्टि है, या भाव में कौन ग्रह बैठा है, और भाव का कारक है गुरु। इनकी अगर सबकी स्थिति खराब है, आपके सामान्य उपाय काम नहीं करेंगे, यह असाध्य हो जाएगा, अदृढ़ योग हो जाएगा। ये साधारण तरफ से हिलने वाला योग नहीं है। आप कितना भी जप कर ले, कितना भी दान कर ले, नहीं। तो उसके लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि जो आपने कर्म किए, उसके कर्म के आधार पर यह अशुभ स्थिति बनी है, और उस कर्मों का प्रायश्चित जब तक नहीं होगा, जब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप जप कीजिए, दान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो मेरे पास कुंडली आई है उसमें क्या स्थिति है, मैंने आज का दिया सामान्य उपाय। ज्योतिष विद्या का उपवास बन सकता है। आप अगर सामान्य उपाय उसका करोगे तो आपका ज्योतिष विद्या से विश्वास उठ जाएगा। क्यों? आपको कोई फल ही नहीं मिलेगा, कोई प्रभाव आपका उसका कोई मिलेगा ही नहीं, कोई जो भी आप उपाय करोगे। क्यों है कि उसके लिए जो उपाय है वो करोगे, फिर करोगे। मैं अंत में बताऊंगा आपको क्या उपाय करने। जातक का जन्म 10 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चित्रा चरण 1 रविवार को हुआ। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, चंद्रमा कमजोर है। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन पंचम भाव में मंगल 15 डिग्री लेकर के है, तो वहीं चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के है। यहां पर वृषभ लगन के लगभग 5 डिग्री हैं, मैं लिखना याद नहीं रहा, लगभग 5 डिग्री है। चंद्रमा 25 डिग्री, और छठे भाव में लग्ने शुक्र 7 डिग्री 29 मिनट लेकर के, केतु 14 डिग्री लेकर के, और सूर्य नीच राशि में 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो लगन का भाव का स्वामी छठे भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। सप्तम भाव में शनि 5 डिग्री 34 मिनट लेकर के अस्त है, वहीं पर बुध 17 डिग्री लेकर है, और नवम भाव में गुरु 15 डिग्री 50 मिनट लेकर के है, और द्वादश भाव में राहु है। राहु मेष राशि में है, मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी बन गया। अभी दर्शकों मैं थोड़ा सा आपको मैं बात बता दूं, छोटे में ही खत्म कर दूंगा। द्वादश राहु प्रबल पितृ दोष है। क्यों प्रबल पितृ दोष आया? आपके कर्मों के आधार पर आया। नीच राशि में गुरु, हरिवंश पुराण यह कहता है कि गुरु पितृदोष का कारण बनता है और राहु शब्द दोष का कारण बनता है। जब सूर्य पाप ग्रह की राशि में होता है, नीच राशि में होता है, तो हरिवंश पुराण यह कहता है कि आपके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया, प्रबल पितृदोष आ जाता है। नीच राशि में सूर्य नीच राशि में यहां पर होने दो, अष्टम भाव में होने दो, द्वादश भाव में होने दो, खर्चा बेशुमार होगा, खर्चा रुकेगा नहीं, प्रबल पितृदोष हो जाता है। और ऐसे जातक को ज्योतिष से सलाह भी देना नहीं चाहिए। क्यों? वो मानेगा ही नहीं, उसका विश्वास हटा हुआ होता है। वो किसी ज्योतिषी भगवान को नहीं मानता, उसका विश्वास हटा हुआ होता है। नीच का सूर्य हो, नीच का गुरु हो, एक नीच के ग्रह से ज्यादा अगर हो तो यह बात मान लीजिए, ऐसे आदमी को ज्योतिष सलाह भी देना
नहीं चाहिए। क्यों? वो जो आप सलाह देंगे या जो भी आप करेंगे कहीं से किताब से लेकर करेंगे, किसी से पढ़ के करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो नीच क्यों हुए उसका उपाय ना किया जाए। वो है पूर्व जन्म के प्रायश्चित का। अभी दर्शकों, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में हो गया, केतु के साथ हो गया, शापित हो गया। माता हमेशा बीमार रहेगी, घरेलू सुखों का सामना करना पड़े, घरेलू सुखों का उसको सामना करना पड़ेगा। मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, शत्रु राशि में है, शिक्षा संतान में परेशानी देगी। चंद्रमा कन्या राशि का है, संतान संबंधित परेशानी आएगी, शिक्षा तो देगी। और पंचम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी मंगल यहां है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता का कारण बनेगा। अब दर्शकों देखिए, वृषभ लगन में शनि दसम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। इस लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए शनि ग्रह बहुत योग कारक है। क्यों? भाग्य भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी है और यहां पर अस्त हो गया। अस्त हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अस्त हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। और गुरु अष्टमेश है और नवम भाव में नीच राशि का हो गया। तो दर्शकों, और द्वादश राहु का हो गया। यहां पर लग्नेश जब शुक्र है, वो अपने आप अपने उसके कार्य ऐसे होते हैं, वो अपने शत्रु पैदा कर लेता है और उसका शरीर अस्वस्थ रहता है। केतु से युति है, जब शुक्र के साथ केतु होती है तो वह शुक्र प्रभावहीन हो जाता है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आ जाती है। सूर्य मैंने बता दिया, घरेलू सुखों में कमी आएगी और उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, खर्चे की ताल लगेगी, उसका खर्च अनियमित खर्च हो जाएगा। दसम और नवम भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अस्त हो गया। गुरु अष्टमेश है, यहां पर परिश्रम से धन को कमाएगा, बिना परिश्रम से उसको धन नहीं मिलेगा। और पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। भाई बहन का अच्छा सुख मिलेगा, पराक्रम की विरोधी। और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो शिक्षा संतान में भी कमजोरी के देगा। तो दर्शकों, यहां पर अशुभ गुरु भी हो गया, शनि अस्त हो गया, कारक ग्रह बचा क्या? और शुक्र लग्नेश यहां पर छठे भाव में केतु से पीड़ित हो गया और सूर्य भी केतु से पीड़ित हो गया। तो यह स्थिति रही। प्रथम भाव को देख लीजिए। प्रथम भाव पर गुरु का अशुभ प्रभाव है, भावे शुक्र छठे भाव में है और भाव का कारक ग्रह नीच राशि में केतु से पीड़ित है। तो प्रथम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। नवम भाव में गुरु नीच राशि में है, भावे शनि अस्त है और कारक गुरु नीच राशि में आ गया। नवम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। अब बात करें दसम भाव की। दसम भाव में कुंभ राशि है, भावे शनि नीच राशि में है और कारक सूर्य बुध गुरु शनि। ये गुरु भी नीच राशि में हो गया, शनि भी नीच राशि में हो गया, सूर्य पिट गया, एक बुध बचा। बुध का भी कारक है और बुध यहां पर केंद्र प्रभाव दे रहा है। दसम भाव में कुछ चुग्गा खाने के लिए केंद्र प्रभाव दे रहा है, लेकिन जब केंद्र प्रभाव कोई भी ग्रह देता है अपने से चतुर्थ भाव पर देता है, उसका 75% उसको फायदा मिलता है, तीन चंद्र दृष्टि से माना जाता है उसका। परंतु यहां पर केतु पंचम दृष्टि से पूरा 100% दे रहा है और उसको भी काट रहा है, तो थोड़ा सा बुध दे रहा है। केतु उसमें 100% दे रहा है तो वहां भी नहीं रहा, तो दसम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। पंचम भाव में मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, भावेश बुध अच्छे स्थान पर है, भावेश बुध अच्छे स्थान पर है और कारक ग्रह गुरु नीच राशि में हो गया। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये समीकरण बता दिया। सूर्य नीच राशि में, गुरु नीच राशि में, सूर्य नीच राशि में, गुरु नीच राशि में, कारक ग्रह अस्त है, कारक ग्रह नवम और दसम भाव का स्वामी अस्त है। लग्नेश पर राहु केतु का प्रभाव है, लग्नेश पर राहु केतु का प्रभाव है। द्वादश भाव में राहु हो या अष्टम में राहु हो, प्रवृत्त दोष होता है। इनके लिए साधारण उपाय आपका कोई काम नहीं करेगा, चाहे पूजा आप कितना भी दान दे दीजिए या कितना भी आप जप करा लीजिए या जप कर लीजिए, कोई भी फायदा नहीं होगा। इनका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान को। आपके कर्म जो थे उन कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली की स्थिति बनी है, आपको उनका अशुभ कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित करने के बाद उनके संबंधित कर्म के गुरु से संबंधित कारत्व कर्म करने पड़ेंगे, सूर्य से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे, शनि से संबंधित कारत्व करने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, तो कुछ आप बाजी मार जाओगे। उन सब के बाद आप भागवती लाकेट यहां पर पहन सकते हैं, शुक्र का, बुध का और शनि का।
आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन पहले आपको उन कर्मों का, अशुभ कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फायदा हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। बेकार भूगने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको आपने कुछ किया भी तो आपका मन ज्योतिष विद्या से हट जाएगा, तो आपको कुछ भी प्रभाव नहीं मिलने वाला है। बाद में यही एक शब्द मिलेगा, अब ये पंडित जी तो ऐसे ही बता देते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और उनसे संबंधित कारत्व कर्म कर नहीं लेते, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। तो दर्शकों, मैंने आपको बता दिया ऐसे जातक की कुंडली में इतने अशुभताएं हैं। गुरु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा आ जाएगी, गुरु की खत्म होने वाली है 27 तारीख को, तो पीड़ित तो होना ही है। दर्शकों, मैंने बता दिया, उपाय भी बता दिया। पहले आप कर्मों का प्रायश्चित करें, भागवती लाके डालें, गुरु सूर्य को बलवान करें, अर्घ दें, और गुरु के, सूर्य के, शनि के जो कारत्व कर्म है, उन कारत्व कर्म को कीजिए, आपको अवश्य ही फायदा होगा। कुछ दान और जप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने एक नौजवान का जो बेचारा परेशानी है, उसका शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं दर्शकों कि ये वीडियो किसी का फायदा कर सकता है, तो भाई मैं कहूंगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, मेरा चैनल तो नया है, मैं जो भी है डंके के चोट पर शास्त्रों के अनुसार आपको 200 रुपए का बताता हूं। अगर आप समझते हैं, अच्छा है आपका मार्गदर्शन रहा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।